Hello friends, welcome to Ambitious Academy. Here I am with the second session, Networking Fundamentals of Class 10th Information Technology, chapter number 2, Web Applications. If we see the growing use of computer, इसने इतना ज़्यादा एक्सपांड हो गया है कंप्यूटर का यूज़ कि बहुत सारे लोग सेम टाइप ऑफ डेटा डिफरेंट लोकेशंस पे यूज़ करना चाहते हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है कि सेम डेटा फाइल्स को हम अलग अलग लोकेशंस पे रख दें जिससे हर कोई यूज़ कर सके। लेकिन इसके लिए हमको क्या चाहिएगा? ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। बार बार कोई भी उस डेटा फाइल में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हमको दोबारा से वो डेटा फाइल को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मल्टीपल कंप्यूटर्स पे, ताकि डिफरेंट लोकेशंस पे, ताकि हर कोई उसको यूज़ कर सके। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रिडंडेंसी ऑफ डेटा होगा। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है डेटा कम्युनिकेशन। सो डेटा कम्युनिकेशन में इनफैक्ट एक्चुअली है क्या? डेटा कम्युनिकेशन मीन्स सीडिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब हम क्या करते हैं, इसमें डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेज देते हैं, शेयर कर देते हैं, सो दैट जो रिसोर्सेज है एक कंप्यूटर की, वो रिसोर्स दूसरे कंप्यूटर शेयर कर सके। सो दिस इज इंटरलिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स टू शेयर द रिसोर्सेज ऑफ वन कंप्यूटर टू द अनदर। अब कंप्यूटर ऐसे जो आसपास है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, वो केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कंप्यूटर्स जो बहुत दूर दूर हैं, फार अवे हैं, तो वो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। जैसे बैंकिंग हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो गई। ये डेटा को सेंड करने के लिए माइक्रोवेव रिलेज यूज़ करते हैं। फिर विद इन अ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिकली मेल मैसेजेस है वो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इमीडिएटली रिसीव और सेंड हो जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क है क्या एक्चुअली में? इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स और पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड शेयर रिसोर्सेज अमंग अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। उसमें लिमिट होती हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उस पर हम चलते हैं आगे कि डिपेंडिंग ऑन द साइज, कैपेबिलिटीज, जोग्राफिकल डिस्टेंस, नेटवर्क्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। लैन दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, मैन दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, पैन दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। वन बाय वन हम इन सभी नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसा कि नाम बता रहा है, पर्सनल मतलब खुद का, मतलब एक छोटे से एरिया में हम हमारी ही चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। इट कवर्स वेरी स्मॉल एरिया, जैसे कि हमारा घर। इसमें ब्लूटूथ यूज़ किया जाता है, यूएसबी कनेक्शंस यूज़ किए जाते हैं और वाईफाई भी यूज़ किया जाता है। ये इसकी रेंज जो होती है बहुत कम है, क्योंकि स्मॉल एरिया कवर कर रहा है, तो दिस कवर्स द रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स। इसकी इमेज भी आप देख सकते हो। प्रिंटर है, पीसी है, लैपटॉप है, हमारे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इनको हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क पे। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, एज द नेम सजेस्ट, लोकल मतलब एक लोकल बिल्डिंग है, ऑफिशियल बिल्डिंग हो गई हमारी, या फिर एजुकेशनल कैंपस हो गया, उन जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। ये इथरनेट केबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे पूरी बिल्डिंग में कनेक्ट करना है तो इथरनेट केबल्स के थ्रू क्या करेंगे, इनको आपस में सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लेंगे, या फिर वाईफाई भी यूज़ किया जाते हैं। इसकी रेंज जो है इट इज़ अप टू 10 किलोमीटर। ओके, एंड लैन प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज बिटवीन एंड यूजर्स। बहुत एक यूजफुल वे है, क्यों? क्योंकि ये एक पूरी ऑफिस बिल्डिंग की बात करें, स्कूल कैंपस की बात करें, तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में स्कूल का एक सिस्टम है, प्रिंसिपल के पास होगा, उसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं। दोज रिकॉर्ड्स आर टू बी शेयर्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके पास भी तो ये जाना चाहिए, तभी तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा। अगर नहीं होगी डिटेल्स तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो पूरे स्कूल कैंपस में हर जगह सिस्टम्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो शेयर, कोई भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। स्कूल में अब 10 प्रिंटर तो रख नहीं सकते, बड़ी मशीन है एक, तो वो 10 मशीनें तो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बजाय क्या करते हैं, एक मशीन को सभी सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे। सो दैट इज
लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें करीब 2 से 1000 सिस्टम्स कनेक्ट हो सकते हैं एंड रिसोर्स आर इजीली शेयरेबल अमंग कंप्यूटर्स। इसका इमेज आप देख सकते हो, एक सर्वर होता है, उस सर्वर से सब जगह जो होती है इंफॉर्मेशन शेयर होती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे शेयर हो जाती है। नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करता है, एक सिटी को कवर करता है। इट इज लार्जर देन द लैंड, एक पूरी सिटी को कवर करेगा। ये एक्चुअली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं जिनको एक लार्ज एरिया कवर करना पड़ता है। मतलब जैसे पूरी सिटी में अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पूरी सिटी जो होगी, सिटी में वो ऑर्गेनाइजेशन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का यूज करेगी। जैसे गवर्नमेंट हो गई, पुलिस हो गए, तो ये सब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। तो पूरे सिटी में फैला हुआ है, तो इसको यूज करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्योंकि तभी तो ट्रांसमिशन हो पाएगा। तो ट्रांसमिशन के लिए ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस के यूज करते हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज करते हैं। इसका डायग्राम आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, पूरी सिटी दिख रही है, अलग अलग कस्टमर्स हैं, रेसिडेंशियल कस्टमर्स हैं, रिपीटर, बेस स्टेशन। तो ये पूरा जो है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सिटी को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, बल्कि ये 10 सिटीज़ को कनेक्ट करके रखेगा, या फिर पूरी कंट्री को कनेक्ट करके रखेगा, या फिर पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं इसमें। इसमें हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये एक्सपेंसिव होता है। इसको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, जिनको हर एक नेशन से कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। एयरलाइंस यूज़ करती हैं, गवर्नमेंट यूज़ करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में नज़र रखना ज़रूरी है और उनकी सारी चीज़ों को शेयर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ कर सकती है। अलग अलग एजेंसीज़ होती हैं, वो भी इसका यूज़ करती हैं। इसके ट्रांसमिशन के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स, माइक्रोवेव्स या फिर सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। और इनफैक्ट हम वाइड एरिया नेटवर्क को कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी कंट्री को यूज़ करता है। और पूरी कंट्री को शेयर कैसे करेंगे इसमें, कि हर एक सिटी का एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उस लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे, उस दूसरे को तीसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ वाइड एरिया नेटवर्क इज एस्टेब्लिश्ड। अब ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसकी एडवांटेजेस क्या है, हम वन बाय वन वो सारी एडवांटेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहली एडवांटेज आती है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर में क्या हो गया, हमारा प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइस हो गए, हार्ड ड्राइव्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को हम शेयर कर लेते हैं। अब 10 प्रिंटर रखने के बजाय हम एक प्रिंटर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो शेयरेबल हो गया। तो इससे हमारी कॉस्ट जो होती है कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने की, वो सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाती है। हार्ड ड्राइव्स, स्टोरेज डिवाइसेस, तो इनकी भी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। हमको 10 स्टोरेज डिवाइसेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हमने एक लिया, उसको सबसे शेयर कर लिया। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी शेयरिंग कर सकते हैं। अब कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर परचेस करते हैं, सॉफ्टवेयर सस्ते तो आते नहीं हैं, सॉफ्टवेयर आर एक्सपेंसिव। अब वो 2-3 सॉफ्टवेयर हम परचेस करें, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि तुम यूज़ करो, तुम यूज़ करो, तुम यूज़ करो, उसके बजाय इतना अननेसेसरी एक्सपेंड करने के बजाय हम एक सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे और उसको सभी कंप्यूटर्स से शेयर कर देंगे एक सर्वर की हेल्प से। सो दैट इज मोर इफेक्टिव एंड दैट इज द एडवांटेज। थर्ड आता है शेयरिंग फाइल्स। शेयरिंग फाइल्स मतलब फाइल्स को शेयर करना, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर देते हैं। इससे क्या हो गया, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और टीम वर्क बढ़ता है, क्योंकि शेयरिंग फाइल्स करते हैं हम। नेक्स्ट आता है बैकअप। बैकअप क्या है, डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर। एक सेंट्रल कंप्यूटर पे हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को स्टोर कर लेंगे सर्वर पे, और दैट विल बी अ बैकअप सिस्टम। तो इससे क्या होगा, हमारे डेटा को कोई लॉस नहीं होगा। सो दैट इज हाउ दिस कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स। क्योंकि एक सर्वर तो जरूरी है, उस सर्वर पे हमने सारी चीज़ों का एक बैकअप रख लिया, तो उससे क्या होगा, सबको डेटा यूज भी होगा, और किसी के पास से अगर डिलीट भी हो गया तो सर्वर पर तो रहेगा, तो डेटा लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज सिस्टम, इन सबको शेयर कर रहे हैं, तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिक कम हो ही गई, तो कॉस्ट सेविंग है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव। सिक्स्थ आता है माइनर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन। मतलब अगर ब्रेकडाउन होता है, एक सिंपल इंडिविजुअल कंप्यूटर भी ब्रेकडाउन होता है। जैसे अगर हमने हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है, उसमें से अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो उस ब्रेकडाउन का पूरे बाकी के 9 कंप्यूटर्स पे असर नहीं पड़ेगा,
वो जो एक 10th कंप्यूटर है वो ख़राब हुआ, उसको हमने हटा दिया, बाकी हमारे 9 कंप्यूटर्स तो प्रॉपर वर्किंग है, तो दिस इज माइनर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन। नेक्स्ट, सेव्स पेपर एंड टाइम। अब पेपर और टाइम कैसे बता रहा है, मल्टीपल हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट में सबको दूं, सबके ऑफिस में ले जाके सबको एक एक फाइल दे दूं कि ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे, उसके बजाय क्या करा मैंने, सर्वर पे डाल दिया। सर्वर से हर एक कंप्यूटर सिस्टम उसको एक्सेस कर सकता है, जिसकी मदद से सबके पास वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा। सो दिस इज हाउ इट सेव्स पेपर। और वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो उनको रिपोर्ट्स भी शेयर करनी पड़ती है, जैसे एक क्लाइंट, एक हमने एम्प्लॉय को टास्क दिया तो उनको ये करना है, अब वो देने के लिए वो बॉस के पास जाएगा, इसके बजाय वो क्या कर देगा, उसको शेयर कर देगा। शेयर करा उसने इस सिस्टम पे बैठे बैठे, तो वो दूसरे सिस्टम पे उसके हेड को दिख जाएगा। तो दिस इज हाउ इट सेव्स पेपर एंड टाइम। अब इसकी तो ये तो एडवांटेजेस थी, साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डिसएडवांटेजेस हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला, इनिशियल कॉस्ट। ऑल्दो रनिंग कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इज लोअर, इंडिविजुअल कंप्यूटर को चलाने के बजाय हम एक नेटवर्क को चलाएंगे, दैट इज कॉस्ट कम आएगी, लेकिन इनिशियल कॉस्ट जब हम किसी नेटवर्क को सेटअप करते हैं तो उसको सेटअप करने के लिए उसकी इनिशियल कॉस्टिंग जो होती है वो महंगी होती है, क्योंकि एक्सपेंसिव डिवाइसेस होते हैं, जैसे राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, इन सब डिवाइसेस को हम आगे पढ़ेंगे, राउटर्स, स्विचेस, हब्स, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं और इसलिए इनिशियल कॉस्ट जो होती है इसकी वो एक्सपेंसिव हो जाती है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत बड़ा नेटवर्क है अगर, तो वहाँ पे उसको मैनेज करने में, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने में बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, तो उसके लिए एफिशिएंटली वर्क करना ज़रूरी है। हाई टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए किसी के पास, उनको ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है पर्सन को वो आना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि एक ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ बेसिक स्किल्स हैं वो इसको हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए एक हाई टेक्निकल स्किल वाला पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का एक मेजर इफेक्ट भी होता है। अभी तक हमने एडवांटेज में ये देखा कि 10 में से एक कंप्यूटर खराब हुआ, 2 खराब हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाकी के 8 कंप्यूटर, 9 कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्वर ही ब्रेकडाउन हो गया, हमारा जो मेन सर्वर है वही ब्रेकडाउन हो गया, वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारा पूरा सिस्टम यूजलेस हो जाएगा। अगर हमारे सर्वर पे से ही डेटा डिलीट हो गया तो वो डेटा किसी को भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है वायरसेस। स्पेशल केयर के बावजूद अगर कोई वायरस अगर एक कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो वो वायरस बाकी सारे कंप्यूटर्स को इफेक्ट कर देगा, क्योंकि एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक कंप्यूटर में भी वायरस आता है तो दैट विल इन्फेक्ट ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। देयर इज अ लार्जर डेंजर ऑफ हैकिंग। जब लार्ज नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उस बड़े नेटवर्क में हैकिंग का एक बहुत बड़ा डेंजर है। दैट मीन्स हमें रेगुलरली उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स लगाने पड़ेंगे जिसकी वजह से हैकिंग ना हो, फायरवॉल को डिफेंड करना पड़ेगा जिससे सिक्योरिटी मेंटेन हो। लेकिन लार्ज नेटवर्क्स में ऐसा अक्सर होता है कि हम इतनी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम आते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये बनते किस तरीके से हैं। जैसे अगर घर बनाने की बात करें, घर अलग अलग साइज़ के बनते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग टाइप्स में उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये डुप्लेक्स है, ये अपार्टमेंट है। तो इस तरह से नेटवर्क को भी क्लासीफाई कर लिया, लेकिन ये बनता कैसे, उसका एक डिज़ाइन होता है, दैट इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, एक ओवरऑल डिज़ाइन है कंप्यूटर हार्डवेयर की और उनके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो काम कैसे करेंगे और कंप्यूटर हार्डवेयर को हम किस तरह से रखेंगे, मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर में। नेटवर्क आर्किटेक्चर 2 टाइप का होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क मीन्स all computers in this type of network act both as supplier as well as consumers of resources। मतलब ये कोई भी कंप्यूटर, जैसे 10 कंप्यूटर हैं, मैंने एक नेटवर्क में कनेक्ट करें, वो सारे 10 कंप्यूटर्स जो होंगे वो रिसोर्स को सप्लाई भी करेंगे और रिसोर्स को कंज्यूम भी करेंगे। जैसे किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो दे देगा और किसी से उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो ले भी लेगा। तो दिस इज हाउ पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्क्स। इसका डायग्राम देखो, एरोस सबके इंटरकनेक्टेड है,
सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एज अ सप्लायर और रिसीवर, दोनों तरफ एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर इस सिस्टम को कुछ चाहिए तो ये वाला दे देगा, और इस सिस्टम को चाहिए तो वो वाला सिस्टम इसको दे देगा। सो दिस इज हाउ पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्क्स। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो होता है, इसमें क्या होता है, एक मेन सिस्टम बना दिया जाता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है दैट वर्क्स एज अ सर्वर, और वो सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जिसको भी चाहिए होती है। बाकी क्लाइंट्स होंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एक सर्वर है, सेंट्रल कंप्यूटर है, उससे बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, और उन कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट्स कहते हैं, नोड्स कहते हैं, या वर्क स्टेशंस कहते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वर्क्स। क्लाइंट सर्वर नाम ही है उसका, एक सर्वर होगा, बाकी सारे क्लाइंट्स होंगे। जिसको भी कोई चीज़ चाहिए वो सीधे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर रिक्वेस्ट को पूरा करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। अब ये जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है इसका फ्रंट एंड, और दूसरा पार्ट होता है इसका बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड कंटेन्स द एप्लीकेशन जो यूज़र से इंटरेक्ट करता है, जो चीज़ यूज़र को दिखती है। यूज़र ने, क्लाइंट ने अगर सर्वर पे विजिट करी तो सर्वर पे उसको जो चीज़ें दिखेंगी, वो किस किस चीज़ें को इंटरेक्ट कर पाएगा, किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट कैसे दे पाएगा, दिस इज ऑल वर्क्स विद द फ्रंट एंड। बैक एंड में क्या होगा कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी, उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट में से डेटा को फेच करेगा, रिक्वेस्ट से डेटा को फेच करेगा और क्लाइंट को वापस देगा। सो दिस इज हाउ बैक एंड वर्क्स। मतलब पीछे क्या होगा, दैट इज द बैक एंड, और यूजर को क्या दिख रहा है, दैट इज द फ्रंट एंड। नेक्स्ट आते हैं हम स्विचिंग टेक्निक्स पे। स्विचिंग टेक्निक्स मतलब जब लार्ज नेटवर्क की बात करते हैं तो लार्ज नेटवर्क में, एक बड़ा नेटवर्क है तो किसी भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो इंफॉर्मेशन किसी भी रास्ते से जा सकती है, तो ट्रैफिक होगा। एक लार्ज नेटवर्क है, अब अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, करीब 20 to 25 कंप्यूटर्स हैं, तो हर एक कंप्यूटर किसी ना किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा, सेंड कर रहा होगा, तो उसके टाइम पे क्या होगा, नेटवर्क बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम हाईवेज की बात करें तो हाईवेज सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, उस हाईवे पे रश कितना होता है, कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो पर्सन वहाँ से वहाँ जा रहा है, तो इसकी वजह से नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इस नेटवर्क को मैनेज करने की टेक्निक को हम स्विचिंग टेक्निक कहते हैं। तो तीन तरह की स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में। पहली होती है सर्किट स्विचिंग, दूसरी होती है मैसेज स्विचिंग, तीसरी होती है पैकेट स्विचिंग। सबसे पहली सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर को एक अनब्रोकन पाथ से कनेक्ट कर दिया जाता है। एक डेडिकेटेड पाथ होता है दोनों एंड के बीच में, और जब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो जाता, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता। जैसे टेलीफोन लाइन है, हम लैंडलाइन लाइन से, टेलीफोन से बात करते हैं, तो जब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं हो जाती, हम फ़ोन कट नहीं कर देते, जब तक वो लाइन किसी और को नहीं दी जाएगी, तो वो रास्ता किसी और को नहीं डेडिकेट किया जाएगा। सो दैट इज द सर्किट स्विचिंग। इसकी एडवांटेज देखें तो चैनल जो होता है वो डेडिकेटेड होता है, तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है, सीधे हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सीधे सामने वाले तक पहुंच जाता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो एक डेडिकेटेड पाथ हमने ब्लॉक कर दिया, एक रास्ता ब्लॉक कर दिया, उस रास्ते पे अब कोई और नहीं जा सकता। सो दैट इज पॉसिबल लॉन्ग वेट टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन ड्यूरिंग विच नो डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग ऑल अदर स्विचिंग टेक्निक्स। क्यों? क्योंकि एक डेडिकेटेड लाइन है, एक अलग से पर्टिकुलर रास्ता चाहिए हमको उसके लिए, सो दैट इज मोर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या है? मैसेज स्विचिंग में हम मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक एक नोट्स के थ्रू भेजते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने सोर्स से मैसेज गया, उसको स्टोर कर लिया और फिर फॉरवर्ड किया, फिर आगे जाके दूसरे नोट पे वो स्टोर होगा, फिर वो फॉरवर्ड करेगा, फिर तीसरा वाला स्टोर करेगा और फॉरवर्ड करेगा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, हम रास्ते पे जा रहे हैं तो एक स्क्वायर आया, वहाँ पे हम रुक गए, ओके, ट्रैफिक सिग्नल दूसरों को आने जाने के लिए रुका, फिर हम आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट सिग्नल आया, हम वहाँ फिर स्टॉप हो जाएंगे, दूसरों को आने जाने के लिए परमिशन मिलती है, रेड ग्रीन येलो सिग्नल्स होते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, ट्रैफिक को मेंटेन हो रहा है और मैसेज भी हमारा डेस्टिनेशन तक
पहुंच पा रहा है। तो अलग अलग नोड्स होते हैं, नोड पे जाके वो स्टोर हो जाता है। जब ट्रैफिक फ्री होता है तो वो चला जाता है, फिर नेक्स्ट नोड पे जाके स्टोर हो जाएगा, फिर जहाँ ट्रैफिक कम होगा वो निकल जाएगा मैसेज और दूसरे नोड पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ मैसेज स्विचिंग टेक्निक वर्क्स। तो दिस टाइप ऑफ मैसेज इज कॉल्ड स्टोरेज एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो इस टाइप की स्विचिंग टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। अब इसकी एडवांटेज क्या है? चैनल एफिशिएंसी इज वेरी हाई। दूसरा, ट्रैफिक कंजेशन इज रिड्यूस्ड। ट्रैफिक कम हो जाता है ना, अगर हम सड़क पे सिग्नल्स का यूज करते हैं तो उससे ट्रैफिक कंट्रोल में रहता है, क्योंकि मैसेजेस कैन बी टेम्पररी स्टोर्ड इन द नोड। क्योंकि एक तरफ से आने वाले लोगों को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और दूसरी तरफ के लोगों को जाने की परमिशन देते हैं, फिर उनको रोक देते हैं, इनको जाने की परमिशन देते हैं। तो दिस इज हाउ दिस इज मैनेज्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव एज लार्ज स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर लॉन्ग मैसेज। अगर बड़ा मैसेज है तो उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होगी। दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज। तो अब हम आते हैं थर्ड, पैकेट स्विचिंग पे। पैकेट स्विचिंग क्या है? हम एक मैसेज को पैकेट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एक सिंगल मैसेज होगा, उसको सीरीज ऑफ पैकेट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। तो पैकेट स्विचिंग इज फाउंड टू बी द मोस्ट एफिशिएंट फॉर लार्ज नेटवर्क्स। अगर बड़ा नेटवर्क है तो उसके लिए पैकेट स्विचिंग बेस्ट होती है। इसकी एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इतनी नहीं लगती हमको। ऑफर्स इंप्रूव डिले कैरेक्टरिस्टिक एज देयर आर नो लॉन्ग मैसेजेस इन द क्यू। लाइन में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है किसी भी मैसेज को, वो चला जाएगा। जैसे हम डायग्राम में देखें, यूजर ए ने ऑरेंज कलर के पैकेट्स हैं वो भेजे, यूजर बी ने ब्लू कलर के पैकेट्स हैं वो भेजे, वो चले गए। तो अब यहाँ पे क्या था? रुकना पड़ता है हमको कि पहले ऑरेंज वाले मैसेज जाएगा फिर ब्लू वाला मैसेज जाएगा। लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता, पैकेट सारे मिक्स हो जाते हैं और एक साथ जाने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे स्विचिंग नोड होता है, वो वहाँ पे फिर स्विच कर देता है उनको, ऑरेंज वाले एक तरफ और ब्लू वाले एक तरफ। जिसको जहाँ भेजना है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उनको भेज देता है। दिस इज हाउ पैकेट स्विचिंग वर्क्स। तो इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। प्रोटोकॉल्स फॉर पैकेट स्विचिंग आर कॉम्प्लेक्स विच लीड्स टू एडिशनल कॉस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन। इसकी पैकेट स्विचिंग कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जैसा अभी आपने देखा, ऑरेंज और ब्लू पहले मिक्स हो गए, फिर उनको अलग अलग करना, सो इसकी एडिशनल कॉस्ट लग जाती है। इफ द पैकेट इज लॉस्ट, अगर एक पैकेट भी खो गया तो वो डेटा उसका चला गया, क्योंकि पैकेट है, वो पैकेट अगर खो गया तो उसको पूरा मैसेज तो मिला ही नहीं, तो वो मैसेज वापस से मंगाना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज द स्विचिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क कंपोनेंट्स। नेटवर्क कंपोनेंट्स मतलब जो नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको अलग अलग डिवाइसेस चाहिए होते हैं, कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए होते हैं ताकि हमारा नेटवर्क प्रॉपर फंक्शन कर सके, वो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला होता है स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को एक कंप्यूटर नेटवर्क पे। स्विच क्या करेगा? डेटा को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और उसको डेस्टिनेशन डिवाइस तक भेज देगा। तो ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट आता है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? एक मैसेज को कॉपी करता है और उसको रीट्रांसमिट करके आगे आउटपुट दे देता है। ये रिपीटर तब यूज में आता है जब हमारे पास नेटवर्क सिग्नल बहुत वीक होता है या फिर डिस्टॉर्टेड होता है, जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे अगर एक सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आ रहा है एक मैसेज, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते करते रिड्यूस हो जाता है, उसका नेटवर्क सिग्नल वीक हो जाता है, वो मैसेज थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसको वापस से प्रॉपर करने के लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है कि उस मैसेज को वो कॉपी करेगा और वापस से रीजनरेट कर देता है। तो इससे जो रीट्रांसमिटेड डेटा होता है वो हमारा इम्प्रूव हो जाता है, उस मैसेज की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। इस तरह से ये काम करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो रिपीटर कैसा दिखता है। नेक्स्ट आता है हब्स। हब्स क्या करते हैं? ये नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये स्विच की तरह ही होता है, लगभग आप डायग्राम में भी देखोगे तो ये हब और स्विच सिमिलर दिखते हैं, लेकिन काम क्या होता है? जैसे स्विच का काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना टू अ पर्टिकुलर डिवाइस, जिसको बोला गया उसी को देगा। लेकिन हब क्या करेगा? एक रिसीव करेगा और वो मैसेज जो होगा वो उससे कनेक्टेड सभी सिस्टम्स को भेज देगा। ओके, तो जैसे कि हम फ़ोन की बात करें, एक फ़ोन है, मैंने कॉल किया,
जिसको मुझे कॉल करना है मैं उसी को कॉल करूँगा, तो दैट इज़ द वर्क ऑफ स्विच। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। और मैं अगर माइक पे बोल रहा हूँ तो जिस जिस तक वो आवाज़ जाएगी, जो जो मेरे सामने खड़े हैं जो सुन सकते हैं, उन तक वो माइक की आवाज़ पहुँचेगी, मेरी आवाज़ पहुँचेगी। दिस इज हाउ हब्स वर्क। हब से जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होंगे उन सभी तक वो मैसेज पहुँचेगा। नेक्स्ट आता है राउटर। राउटर का क्या काम होता है? ये एक नेटवर्क डिवाइस है विच राउट्स द इंफॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क। ये इसमें हेडर होता है एवरी पैकेट का, जो राउटर पे आएगा उसको चेक करते हैं, उसके डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं और उसके लिए एक बेस्ट रूट यूज़ होता है कि उसको किस रास्ते से हम पहुंचा सकते हैं और फिर वो मैसेज उस तक पहुंच जाता है। तो ये काम होता है राउटर का। नेक्स्ट होता है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो पैकेट्स को पहुंचाने में एक रास्ता क्रिएट करता है कि वो एक जगह से दूसरे सिस्टम तक प्रॉपरली पहुंच सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज पे। टोपोलॉजी मतलब एक जोग्राफिकल, फिजिकल, लॉजिकल अरेंजमेंट, जहाँ पे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर सके। तो उसके लिए अलग अलग टोपोलॉजीज़ हैं, हम वन बाय वन सारी टोपोलॉजीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? ये एक सेंट्रल केबल होती है जो सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है और इस केबल को बैकबोन ऑफ नेटवर्क बोला जाता है। इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे वन वे रोड होती है उसी तरह से ये डेटा को भी एक ही डायरेक्शन में सेंड करेगा। और इस तरह की टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो सर्वर की तरह ट्रीट करता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स को क्लाइंट समझ के डेटा प्रोवाइड कराता है। ये टोपोलॉजी जो होती है स्मॉल नेटवर्क में ही यूज़ करी जाती है। मेन डिसएडवांटेज जो है बस टोपोलॉजी की ये होती है कि अगर इसकी मेन केबल फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए इस टोपोलॉजी को लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है स्टार टोपोलॉजी। इस तरह के नेटवर्क में हर एक डिवाइस एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है जो कि सर्वर होता है और उस सर्वर में हब यूज़ होता है। सेंट्रल सर्वर एक हब की तरह यूज किया जाता है, जहां मैंने अभी बताया पीछे कि हब क्या होता है। हब से कनेक्टेड सारे सिस्टम्स को डेटा प्रोवाइड करा देता है। तो हर एक कंप्यूटर इस नेटवर्क में दूसरे सेंट्रल कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। स्टार टोपोलॉजी पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इसकी स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। ये बहुत इजी होता है कि हम किसी भी दूसरे डिवाइस को इस नेटवर्क में कनेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि एक ही केबल रिक्वायर्ड होती है सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के साथ कि हम उस एक केबल से उस सिस्टम को उस हब में कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो अगर एक कनेक्शन भी नेटवर्क में फेल होता है तो दूसरे कनेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन अगर एक सेंट्रल हब फेल हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे नोड्स एक सर्कुलर मैनर में कनेक्टेड होते हैं। हर एक वर्क स्टेशन को दूसरे दो वर्क स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है एक सर्कुलर मैनर में। तो जब भी कोई मैसेज को भेजना होता है तो वो हर एक वर्क स्टेशन मतलब हर एक सिस्टम से पास होते होते डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंच जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक वर्क स्टेशन भी फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैसेज हमारा पहुंचता है वो हर एक वर्क स्टेशन से होते हुए पहुंचता है। नेक्स्ट आता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो होता है इसमें हर एक नोड दूसरे सभी नोड्स से कनेक्टेड होता है, मतलब एक नोड की कनेक्टिविटी बाकी सारे कंप्यूटर के नोड्स से होती है। इस तरह की टोपोलॉजी में हर एक नोड सिर्फ सिग्नल्स ही नहीं भेजता बल्कि but also relays data from other nodes. So this type of topology can handle a large volume of traffic. इसीलिए इसको वायरलेस नेटवर्क्स में कॉमनली यूज़ किया जाता है। अगर इसका कंपोनेंट फेल होता है तो हमारे पास अल्टरनेटिव भी प्रेजेंट होता है जिससे हम डेटा पास कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर एक नोड फेल होता है तो उससे दूसरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और साथ में अगर हमें इस टोपोलॉजी में कुछ एक्सपांशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ और सिस्टम्स को कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो भी हमारे लिए ईजी होता है, लेकिन जो ओवरऑल कॉस्ट होती है इस नेटवर्क की वो हाई होती है एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में ये मेन एक बहुत कॉमन नेटवर्क होता है जिसमें स्टार फिगर्ड वर्क स्टेशंस होते हैं, उन सभी को एक लीनियर बस बैकबोन से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख पाओगे कि एक स्टार टोपोलॉजी का ग्रुप है, वो पूरा एक वर्क स्टेशन की तरह ट्रीट करते हैं। उस एक वर्क स्टेशन को एक लीनियर बस केबल से दूसरे वर्क स्टेशन से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर एक केबल फेल होती है स्टार नेटवर्क में, तो यहाँ पर एक स्टार नेटवर्क का वर्क स्टेशन अलग हो जाएगा, बाकी सारे वर्क स्टेशन तक मैसेज पहुँचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा सेंट्रल कंप्यूटर फेल हो जाता है तो पूरा एंटायर वर्क स्टेशन खराब हो जाता है, फेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजीज होता है, जैसे रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, इन सबको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने पे हमको क्या मिला, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसमें सिर्फ एक सिंगल टोपोलॉजी नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज होता है। ओके, सो सिंस द एग्जिस्टिंग नेटवर्क कैन बी कंबाइंड टुगेदर, अलग अलग नेटवर्क्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो उससे हमारा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ईजी हो जाता है। और होता क्या है, सबकी डिसएडवांटेजेस हैं और सबकी कुछ एडवांटेजेस हैं, तो किसी की एडवांटेज दूसरे की एडवांटेज कंबाइन कर दी तो हमको एक नई एडवांटेज मिलती है और उससे हमारा नेटवर्क और इम्प्रूव हो जाता है। तो इसीलिए हाइब्रिड टोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी होती है और इसको अक्सर अधिकतर जगहों पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, अ ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं बहुत सारे, उन सभी कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना इंटरनेट कहलाता है। मतलब नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का ये नेटवर्क है। कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय सेट ऑफ रूल्स। अब कम्युनिकेशन करना है हमको, एक नेटवर्क को दूसरा नेटवर्क यूज करेगा तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। और कॉमनली प्रोटोकॉल्स जो यूज होते हैं वो दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी आईपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरे होते हैं एफटीपी दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए हम वो देखते हैं। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमको कंप्यूटर चाहिए, मालूम है कंप्यूटर क्या होता है, समझाने की जरूरत नहीं है। मॉडेम चाहिए, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है। एमओ से मॉड्यूलेटर और डीईएम से डीमॉड्यूलेटर। मतलब क्या होगा, ये मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक कंप्यूटर को डेटा रिसीव या सेंड करने में हेल्प करता है। टेलीफोन लाइन हो गई, इन सब जगह पर इंटरनेट का एक्सेस के लिए हमें लाइंस को रिसीव, सिग्नल्स को रिसीव और सेंड करना पड़ता है, तो उसके लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। एन अकाउंट विथ एन आईएसपी। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे बीएसएनएल, एयरटेल, एमटीएनएल, वोडाफोन, ये सब हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। तो इनसे हमको बात करनी पड़ेगी, इनके साथ अकाउंट होना चाहिए, वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे तभी हमें इंटरनेट सिग्नल मिल पाएगा। नेक्स्ट, ब्राउजर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसपे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, ये सारे ब्राउजर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस भी होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन कैसे लेते हैं वो तो हम समझ लिया, अब अलग अलग टाइप के इंटरनेट कनेक्शंस को समझते हैं। पहला इंटरनेट कनेक्शन है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन मतलब, डायल अप कनेक्शन जो होता है वो टेलीफोन कनेक्शन को यूज़ करते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। आजकल इसको प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत स्लो होता है और यूज़र को एक बार में एक ही चीज़ करने देता है, या तो आप फ़ोन पे बात कर लो या इंटरनेट को यूज़ कर लो। तो ये डायल अप कनेक्शंस बहुत कम हो गए हैं आजकल। नेक्स्ट आता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक ऐसा टाइप ऑफ कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइंस को यूज़ करता है, लेकिन इसका डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। और डीएसएल फिल्टर रिमूव्स द हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो इससे क्या होता है, हम टेलीफोन पे बात भी कर सकते हैं और डेटा ट्रांसमिशन, दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं। थर्ड आता है
केबल इंटरनेट। केबल इंटरनेट जो है केबल टीवी लाइंस को यूज़ करता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए और हमको इंटरनेट का फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है डीएसएल लाइन से भी फास्टर। तो जो डीएसएल और केबल इंटरनेट होते हैं ये इन सिस्टम्स को हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट बोलते हैं। और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं या आपको फ़ोन पे बात और इंटरनेट का यूज़ दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन क्या करता है? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द इंटरनेट एक्सेस हर जगह विथ अ प्रॉपर स्पीड दैट इज इनकम्पेरेबल टू दैट ऑफ ब्रॉडबैंड, मतलब ब्रॉडबैंड से भी बहुत ज़्यादा स्पीड देता है। और नेक्स्ट आएगा 3G और 4G सिस्टम। 3G 4G कनेक्शंस हम आजकल मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। ये हाई डेटा ट्रांसफ़र स्पीड प्रोवाइड करते हैं और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट करंट जनरेशन जो है वो 5G है सेल फोन्स में नेटवर्क कवरेज और स्पीड के लिए। इट वॉज स्टार्टेड अराउंड 2014 और एयरटेल ने 5G सितंबर 2017 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है वाईफाई। हम जानते हैं वायरलेस फिडेलिटी। इट इज़ पॉपुलर टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कंप्यूटर्स में, मोबाइल डिवाइसेस में। इनफैक्ट एक्सचेंज ऑफ डेटा भी इससे बहुत फास्ट होता है। ये हमारे घर को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बिना केबल के आपस में कनेक्ट कर देता है। तो ये ऐसी जगह पे कनेक्शन हमको प्रोवाइड कराता है जहाँ पे वायर्स का यूज़ डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको वाईफाई नाम दिया गया है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट आता है WIMAX। दिस स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये एक ऐसा वायरलेस सिस्टम है जो हमको इंटरनेट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इसको वाईफाई से अगर हम कंपेयर करें तो वाईफाई राउटर से 100 फीट तक के डिस्टेंस को ही प्रोवाइड कराता है, लेकिन वाईमैक्स जो है ये 50 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है और इसकी स्पीड 70 Mbps है। लेकिन वाईफाई की स्पीड जो होती है वो 54 Mbps से ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट है वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ये फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पे वाईफाई को हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर वाईफाई की एक्सेस इंटरनेट से अवेलेबल होती है। हॉटस्पॉट पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक हॉटस्पॉट्स ऐसे होते हैं जैसे रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, यहाँ पे पब्लिक के लिए मिलता है। और कुछ होटल्स जो होते हैं वो क्लाइंट्स को ये सब यूज़ करने के लिए चार्ज भी करते हैं। तो दिस इज़ हाउ पब्लिक हॉटस्पॉट वर्क। और प्राइवेट हॉटस्पॉट्स वो होते हैं जो हम घर में या ऑफिस में यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक्सेस उसी को मिलता है जिसके पास पासवर्ड होता है। लाइक जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स, इनफैक्ट डेस्कटॉप भी आजकल यूज़ करते हैं। तो ये हॉटस्पॉट्स के लिए पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉर विच वी नीड टू पे सर्टेन चार्जेस टू द नेटवर्क प्रोवाइडर। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है दैट विल बी ऑफ सेशन 3 एंड सेशन 4, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैटिंग विथ अ कॉन्टैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel.